अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई खुद को ही जोर जोर से कुछ समझा रहा हो, या कोई ऐसा दोस्त हो जो सोशल मीडिया की दुनिया से मानो गायब ही हो गया हो? हम सब में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो दूसरों को और कभी-कभी तो हमें खुद को भी बड़ी अजीब लगती हैं। पर क्या हो अगर इन आदतों के पीछे एक छिपा हुआ लॉजिक हो? आज हम इसी लॉजिक को समझने की कोशिश करने वाले हैं। और ये सवाल तो हम सब कभी ना कभी पूछते ही हैं कि भाई कुछ लोग अकेले रहकर कैसे अपनी एनर्जी पाते हैं, जबकि दूसरों को पार्टी के जान बनना पसंद है। या वो दोस्त याद है जिसकी टेबल हमेशा किताबों और कागजों से भरी रहती है, फिर भी वो अपने काम में एकदम माहिर है। इन सब बिहेवियर्स के पीछे आखिर है क्या? इन सभी सवालों का जवाब साइकोलॉजी की गहराइयों में छिपा है। साइकोलॉजी हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देती है, एक ऐसी नज़र जिससे हम समझ पाते हैं कि जो बिहेवियर हमें अजीब या बिना किसी लॉजिक का लगता है, वो असल में हमारे दिमाग का एक सोचा समझा तरीका हो सकता है खुद को संभालने का। जरा सोचिए कि हमारे दिमाग में एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा। और ये नक्शा हमारे बचपन के अनुभवों से, हमारे सोचने की क्षमता से और हमारी जो गहरी इमोशनल ज़रूरतें हैं उनसे मिलकर बना है। आज हम इसी नक्शे के कुछ हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे, एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले उन आदतों पर नजर डालते हैं जिन्हें हम अक्सर अजीब मानकर खारिज कर देते हैं। पर क्या हो अगर ये आदतें असल में जबरदस्त इंटेलिजेंस का साइन हो? जो लोग खुद से बात करते हैं वो अकेले नहीं हैं, और ये पागलपन तो बिल्कुल भी नहीं है। साइकोलॉजिस्ट इसे वर्बल रीजनिंग कहते हैं। ये दिमाग का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है अपने उलझे हुए ख्यालों को सुलझाने का। जब हम सोचते हुए बोलते हैं तो हम असल में अपने दिमाग को एक स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं, जिससे मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम का हल जल्दी निकल आता है। कभी किसी ने कहा है कि अरे तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तो शायद ये कमी नहीं बल्कि एक ताकत है। हाई इंटेलिजेंस वाले दिमाग में कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसका मतलब है कि दिमाग एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह है। ये हर चाल, हर संभावना और हर नतीजे को एनालाइज करता है, जबकि दूसरे सिर्फ सतह को देख पाते हैं। और उस बिखरी हुई मेज का क्या? अक्सर यही माना जाता है कि बिखरी हुई मेज एक बिखरे हुए दिमाग की निशानी है, पर साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। इसे सिलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मतलब कि इंसान अपनी कीमती मेंटल एनर्जी को फिजिकल चीजों को सजाने के बजाय अपने आइडियाज, अपने प्रोजेक्ट्स और अपने डिजिटल दुनिया को ऑर्गेनाइज करने में लगाता है। ये बस प्रायोरिटी का खेल है। और ये बात हमें एक बहुत ही जरूरी टॉपिक की तरफ ले जाती है, हमारे सोशल कनेक्शंस। अकेलापन हमेशा कोई नेगेटिव चीज नहीं होती। कभी-कभी ये सिर्फ गहरी और मीनिंगफुल दोस्ती की तलाश का नतीजा होता है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। अब बात करते हैं उन आदतों की जिन्हें देखकर लोग अक्सर एंटी सोशल या अकेला होने का ठप्पा लगा देते हैं। पर क्या हो अगर ये आदतें असल में एक आज़ाद और सेल्फ डिपेंडेंट दिमाग की पहचान हो? देखिए, साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि कम दोस्त होना कोई कमी नहीं है। ऐसे लोग अक्सर क्वालिटी को क्वांटिटी से ऊपर रखते हैं। वो छोटी छोटी बातों पर घंटों बर्बाद करने के बजाय एक गहरी मीनिंगफुल बातचीत को ज्यादा वैल्यू देते हैं। उनकी सोशल बैटरी कह सकते हैं जल्दी खत्म हो जाती है, और वे अकेले रहकर उसे रिचार्ज करते हैं। आज की दुनिया में सोशल मीडिया से दूर रहना किसी क्रांति से कम नहीं लगता, पर यह सिर्फ एक आदत नहीं, एक सोचा समझा फैसला है। ये फैसला है अपनी खुशी को लाइक्स और कमेंट्स पर डिपेंडेंट न रखने का। ये अपनी कीमत को बाहरी दुनिया से पूछने के बजाय अपने अंदर खोजने का फैसला है। और जन्मदिन? जो लोग अपने जन्मदिन पर बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं करते, वे अक्सर इमोशनली ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। उनके लिए किसी दोस्त के साथ एक आम दिन पर पी गई एक कप कॉफ़ी जन्मदिन पर आने वाले सैकड़ों फॉर्मल मैसेज से ज़्यादा कीमती होती है। ये दिखाता है कि वो रिश्तों की गहराई को महत्व देते हैं, दिखावे को नहीं। अब हम अपने दिमाग के नक्शे के एक ऐसे हिस्से में जा रहे हैं जो थोड़ा गहरा और ज्यादा सेंसिटिव है। हमारा बचपन, वो अनुभव जो हम शायद भूल भी चुके हैं, लेकिन जो आज भी हमारे हर फैसले, हर रिश्ते को चुपचाप एक आकार दे रहे हैं। साइकोलॉजी में एक शब्द है पेरेंटिफिकेशन। ये उस सिचुएशन को बताता है जब एक बच्चे को अपना बचपन छोड़कर बड़ों का रोल निभाना पड़ता है, जब उन्हें अपनी उम्र से कहीं बड़ी जिम्मेदारियां और इमोशनल बोझ उठाने पड़ते हैं। जो लोग आज हमें बहुत मजबूत और आत्मनिर्भर दिखते हैं, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। उन्हें मजबूत बनना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। ये उनकी ताकत नहीं, बल्कि उनके सरवाइव करने का तरीका था, दिमाग का एक अडेप्टेशन, एक कवच। और इस बचपन का असर बड़े होने पर भी रहता है।
ऐसे लोग अक्सर छुट्टी के दिन भी आराम नहीं कर पाते क्योंकि उनके दिमाग को हमेशा अलर्ट पर रहने की आदत पड़ गई है। मदद मांगना उनके लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक होता है क्योंकि उन्होंने यही सीखा है कि वो सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकते हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें बचपन में कभी पहली पसंद, पहली प्रायोरिटी नहीं बनाया गया। साइकोलॉजी बताती है कि उनका दिमाग एक सुपर सेंसर की तरह डेवलप हो जाता है। वो लोगों के बिहेवियर में छोटे से छोटे बदलाव, आवाज के उतार चढ़ाव को भी भांप लेते हैं। उनके लिए बड़े बड़े वादों से ज्यादा जरूरी है किसी का साथ बने रहना। वो लॉयल्टी को पैशन से ऊपर रखते हैं। तो इस बात को समझिए, उनका सबसे बड़ा डर अकेले रह जाना नहीं है। उनका सबसे गहरा डर ये है कि वो रिप्लेसेबल हैं, कि उन्हें किसी भी पल किसी और के लिए छोड़ा जा सकता है। और ये डर उनके हर रिश्ते की नींव को हिलाकर रख देता है। तो इन सभी आदतों, इन सभी बिहेवियर्स का आखिर मतलब क्या है? इन सबको एक साथ देखने पर एक तस्वीर उभर कर आती है, और उस तस्वीर को समझने की चाबी है बस एक सवाल पूछना, क्यों? अपने बिहेवियर के पीछे के इस क्यों को समझना एक सुपर पावर की तरह है। जब हम ये जान जाते हैं कि कोई खुद से बात क्यों करता है या मदद मांगने में शर्म क्यों आती है, तो हम खुद को कोसना बंद कर देते हैं। हम खुद को समझना शुरू करते हैं और सेल्फ अवेयरनेस से ही सेल्फ कंपैशन का जन्म होता है। ये नज़रिया हमें सिखाता है कि जिन्हें हम अपनी कमियां या अजीब आदतें मानते आए हैं, वो असल में हमारी कमजोरियां हैं ही नहीं। वो तो हमारे सर्वाइवल की कहानियां हैं। वो इस बात का सबूत है कि हमारा दिमाग कितना कमाल का है कि उसने मुश्किल हालात में भी हमें बचाए रखा। ये कमियां नहीं, हमारे कवच हैं। तो अगली बार जब खुद में या किसी और में कोई अजीब आदत देखें तो एक पल के लिए रुकें। उसे जज करने के बजाय ये सवाल पूछें, क्या हो अगर ये इस इंसान की छिपी हुई ताकत हो? शायद जवाब में एक लॉजिक मिलेगा